और अनुवाद विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत और अभिवादन है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्यालयीन अनुवाद पर। अनुवाद वर्तमान समय और युग के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाली अनुशासनात्मक विधा बन गई है। अनुवाद के अनेक आयाम हैं। वह सूचना और संचार क्रांति और प्रौद्योगिकी के लिए रीढ़ बन गया है। अद्यतन अधुनातन वैश्विक विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक उपकरण, एक साधन बन गया है। और कार्यालय में या प्रशासन में तमाम कार्यों के निष्पादन के लिए उसकी उपादेयता, उसकी प्रासंगिकता असंदिग्ध हो गई है। इसीलिए कार्यालय के जितने भी काम हैं जिसके लिए विधिवत प्रावधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत किया भी गया है। जब हमने सन 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया तो महत्वपूर्ण बात यह है कि द्विभाषिकता यानी बायलिंग्वलिज्म ये किसी भी देश के विकास के लिए, उसके निर्माण के लिए, विश्व भर से अद्यतन अधुनातन शोध निष्कर्षों को आत्मसात करने के लिए और उनके माध्यम से सतत गति प्राप्त करने के लिए, अग्रसर होने के लिए अनुवाद को एक टूल, एक साधन, एक उपकरण बनाया जा रहा है। अनुवाद के प्रति जो पारंपरिक दृष्टि थी वो बदली है। अनुवाद को दोयम दर्जे का या ए दृष्टि से देखने का जो नज़रिया था वह बदला है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वर्तमान संदर्भों में अनुवाद की प्रासंगिकता यह बड़ी है। इसलिए प्रशासन या कार्यालय के अनुवाद पर जब हम विचार करते हैं तो कार्यालय की भाषा के जो आयाम हैं, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो सैद्धांतिकी है, उस पर भी हम दृष्टि डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि किसी भी कार्यालय में, प्रशासनिक व्यवस्था में जब कार्य किया जाता है, कार्यों का निष्पादन किया जाता है तो स्वाभाविक है बहुत से पत्र होते हैं, बहुत से प्रारूप होते हैं, बहुत सी टिप्पणियाँ होती हैं, प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले पदनाम होते हैं, विभागों के अनुभागों के नाम होते हैं, प्रशासन की तमाम तरह की गतिविधियों की निष्कर्ष निकालने के लिए प्रतिवेदन होते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं। इन सब के साथ साथ हम देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जो इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी जब काम करते हैं तो यदि इस तरह की सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है तो उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। यदि वह हिंदी में मौलिक सृजन के रूप में उपलब्ध होती है तो अपेक्षा अनुसार उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। हालांकि भारतीय व्यवस्था में यह अपेक्षा है कि हम अपने समस्त कार्यों का निष्पादन मौलिक रूप से हिंदी में करें, लेकिन यदि हिंदी में करने का अभी अभ्यास नहीं हो पाया, कहीं कोई कठिनाई आ रही है, कोई समस्या चुनौती आ रही है तो अंग्रेजी में किए गए कार्य का हिंदी में अनुवाद कर लिया जाए। इस तरह हम देख सकते हैं कि मुखपत्र होते हैं, प्रशासनिक कार्यालयी पत्रिकाएं होती हैं, तमाम तरह की मोहरें, रबर स्टैम्प्स होती हैं, तमाम तरह के लेटर हेड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं। उन सब में बायलिंग्वलिज्म यानी द्विभाषिकता इसकी अनिवार्यता है। और अब अनिवार्यता यह भी है कि हिंदी ऊपर हो और अंग्रेज़ी नीचे हो और धीरे धीरे हम इतने सक्षम, इतने समर्थ हो जाएं, इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि हमें अंग्रेज़ी की बैसाखियों पर न चलना पड़े।
हम मौलिक रूप से प्रत्येक तरह के कार्य का निष्पादन, प्रत्येक तरह के पत्र का प्रारूप तैयार करने का कार्य, टिप्पणी लिखनी हो, उन सब को हम हिंदी में कर सकें तो संभवतः हमें उस तरह अंग्रेज़ी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। किंतु अभी धीरे धीरे एक संतोषजनक स्थिति हमारे सामने आई है। अब हम हिंदी में मौलिक रूप से प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यालय में जिस भाषा में कार्यों का निष्पादन होता है, उस कार्यालय की भाषा को हम अभिधापरक भाषा के रूप में ही प्रयोग में लाते हैं। उसमें लाक्षणिकता और व्यंजना की गुंजाइश या उसकी संभावना नहीं होती, उसकी अनुमति नहीं होती, क्योंकि वो कार्यालयी भाषा में बहुत सारे वैधानिक मसले भी जुड़े होते हैं, निर्णय भी जुड़े होते हैं। इसलिए अभिधापरक भाषा की विशेषता यह होती है कि वह बोधगम्य होती है, वह सरल और सहज होती है, उसमें कथ्य की स्पष्टता होती है, उसमें विषय निष्ठता होती है, जो कहना होता है उस पर सीधे सीधे बात की जाती है। इसलिए प्रशासनिक या कार्यालयी भाषा को हम कर्मवाच्य प्रधान शैली की भाषा मानते हैं। अंग्रेजी में इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। उसका कारण है क्योंकि एक हर संदर्भ में आदेशात्मक भाषा नहीं होती और मैं प्रधान भाषा भी नहीं होती। कार्यालय की भाषा निर्वैयक्तिक होती है, निर्वैयक्तिकता लिए रहती है। उसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, व्यवस्था प्रधान होती है। उसमें पूरा एक सिस्टम काम करता है, इसलिए वह व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर नहीं चलती। उसकी संरचना प्रशासनिक नियमों तथा व्यवस्था के अनुरूप ही निर्मित की जाती है। इसलिए हमने देखा होगा कि जब प्रशासनिक कोई टिप्पणी होती है तो मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, है ना, निदेशक महोदय द्वारा मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश मिला है कि, तो ये जो शैली है ये वस्तुतः एक्टिव नहीं है, ये पैसिव वृत्ति है और उसी में एक मर्यादा रहती है, गरिमा रहती है, निर्वैयक्तिकता रहती है। कार्यालय की भाषा निर्वैयक्तिक होती है, इसलिए उसमें कोई दुराग्रह नहीं होता। वह किसी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर आगे नहीं चलती। उसमें पत्र का, प्रारूप का की निर्मित नहीं होती। उसकी संरचना प्रशासनिक नियमों और व्यवस्थाओं के अनुरूप ही करनी होती है, चलती भी है। अनुवाद को ज्ञान प्रसार के माध्यम से अगर हम देखें तो ज्ञान की और उसके प्रसार की भाषा के रूप में आइए रिचर्ड्स ने प्रशासनिक भाषा के संदर्भ में अनुवाद करते हुए ये लिखा भी है कि ट्रांसलेशन एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन कॉस्मोस। वास्तव में प्रशासनिक भाषा का या कार्यालयी भाषा की सामग्री का अनुवाद ये बड़ा चुनौती भरा कार्य है। ये उतना सहज और सरल होता नहीं है, किंतु बहुत से अनुवादविदों ने इस पर विचार किया, इस भाषा के स्वरूप, उसकी सैद्धांतिकी पर प्रकाश डाला। प्रसिद्ध अनुवादविद डॉक्टर श्री नारायण समीर ने तो अपनी पुस्तक में इस तरफ संकेत करते हुए प्रशासनिक अनुवाद के संदर्भ में यह कहा भी है कि फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन इज द utmost complex event in which no scope to escape or leap for a translator। अनुवादक के लिए वो ये कहना चाहते हैं कि अनुवाद विश्व की सर्वाधिक जटिल परिघटना है। इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी विधाएं हमारे पास हैं वो सृजनात्मक हों, तकनीकी हों, वैज्ञानिक हों, इन सब में अगर हम देखें, तुलना करें, तो अनुवाद ही एक ऐसी वैश्विक परिघटना है जो जटिल है, जो दुष्कर है, जो कठिन है, साधना सापेक्ष है। और प्रशासनिक अनुवाद परम जटिल परिघटना है जिसमें अनुवादक के लिए पलायन या परिवर्तन करने का कोई अवसर नहीं होता। न वो कुछ छोड़ सकता है, न वो कुछ जोड़ सकता है। इसलिए उसे विषयनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ
रहना ही पड़ता है। भाषा की गरिमा को और अवांछित अर्थों से बचने की कोशिश करनी होती है। इस तरह प्रशासनिक अनुवाद में हमारे समक्ष सर्वप्रथम जो मुख्य बिंदु उभर कर सामने आते हैं वो हैं प्रशासन से अभिप्राय क्या है। जब हम कार्यालयी हिंदी या प्रशासनिक हिंदी की बात करते हैं तो पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रशासन है क्या, प्रशासन की भाषा का वैशिष्ट्य क्या है, प्रशासनिक भाषा के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों से प्रशासनिक हिंदी का क्या संबंध है, इसकी तरफ भी संकेत किया जाता है। प्रशासन की हिंदी और प्रशासनिक अनुवाद की तकनीकी अगर स्थिति को और स्वरूप को हम देखें तो अन्य क्षेत्रों से वह भिन्न प्रतीत होती है और उसकी भिन्नता के कई आयाम, कई आधार भी हैं। प्रशासन में अनुवाद की आवश्यकता वास्तव में क्यों पड़ती है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशासनिक अनुवाद की अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सब बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में जब हम विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक अनुवाद की विशिष्ट शब्दावली होती है। यह शब्दावली अवधारणात्मक होती है। प्रशासनिक शब्दावली के बिना प्रशासन की सामग्री का अनुवाद विधिवत और तर्कसंगत नहीं हो सकता, प्रामाणिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशासन की सामग्री में जो कथ्य है वो सीधी सपाट बयानी के साथ उपस्थित होना चाहिए। हमारे यहाँ भारत सरकार ने सन 1961 में एक संस्था, एक व्यवस्था ही तैयार की जिसको हम CSTT के नाम से जानते हैं, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इसको दायित्व ही यह दिया गया कि यह प्रशासनिक अनुवाद के लिए, प्रशासनिक सामग्री के अंतरण के लिए अवधारणात्मक शब्दावली का निर्माण करे, जिससे जो विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ अर्थ है वो संप्रेषित हो सके। इसलिए प्रशासनिक अनुवाद की विशिष्ट शब्दावली होती है। इस शब्दावली को वित्त के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, क्योंकि प्रशासन में बहुत सारी मशीनों का उपयोग भी होता है, कंप्यूटर का उपयोग भी होता है, टंकण मशीनों का उपयोग भी होता है, उन सब के लिए वो कारगर हो सके और अनुवाद के स्वरूप और अनुवाद की समस्याओं पर हम सौदाहरण विवेचन कर सकें, विचार कर सकें, उसका निदान खोज सकें। इसलिए मित्रों, राजभाषा हिंदी और अनुवाद के अंतर संबंधों पर जब विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रशासनिक अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। द्विभाषिकता और संवैधानिक प्रावधानों से पोषित हमारी राजभाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहते हैं, वह राजभाषा, वह हिंदी है और अनुवाद के आधार पर ही उसने अपने स्वरूप का निर्धारण भी किया है। उसने अपनी एक विशिष्ट संरचना भी तैयार की है, अपना एक स्वरूप भी निर्धारित किया है। हिंदी अधिकारी, जिनको हिंदी ऑफिसर्स कहते हैं, कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, ये आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार प्रशासनिक अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की बड़ी बड़ी संभावनाओं, रोजगार की बड़े संख्या में उपलब्ध अवसरों को उद्घाटित भी करते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की दृष्टि से भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग को यदि देखें तो हम उसे इन तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो क्रीड़ा या खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, इन सब का संबंध प्रशासन से और प्रशासनिक अनुवाद से रहता ही है। कार्यालयी भाषा की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उसकी वाक्य संरचना, उसकी शब्द संपदा, जिसको शब्दावली कहते हैं, क्योंकि शब्द और शब्दावली में अंतर है। शब्द को हम अर्थ की दृष्टि से शब्दकोश में देख सकते हैं, लेकिन शब्दावली का जो निर्मित की जाती है, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जिस हिंदी शब्दावली का निर्माण करता है, या भारतीय भाषाओं में उन अंग्रेजी के अवधारणात्मक शब्दों के समतुल्य हिंदी शब्दों का यानी शब्दावली का निर्माण करता है, वो सटीक होती है, वो सार्थक होती है,
वो विषयनिष्ठ होती है और उसका जो पर्याय निर्धारित होता है वो भी उतना ही सहज और संप्रेषणीय होना चाहिए जितना अंग्रेजी में या स्रोत भाषा में होता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि अनुवाद विषयनिष्ठ तभी हो सकता है जब अवधारणात्मक शब्दावली उसकी मदद करे, उसकी सहायता करे। कार्यालयी अनुवाद में अवांछित विस्तार इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं होती। इस अवांछित विस्तार से मुक्ति उसका मुख्य लक्ष्य होता है। राजभाषा हिंदी केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की भाषा है। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किए भी गए हैं। भारत देश बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं, बोलियाँ, उपबोलियाँ, उपभाषाएं उपस्थित हैं, मौजूद हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को राष्ट्र की भाषा के रूप में समाहित किया गया, स्वीकृति दी गई, वह भी महत्वपूर्ण है। किंतु राजभाषा के रूप में हिंदी का रूप और स्वरूप विशिष्ट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने संघ की भाषा, संघ के कार्यों के निष्पादन की भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया है। हिंदी उसी तरह विशिष्ट है जैसे हमारा राष्ट्रध्वज विशिष्ट है। राजनीतिक दलों के, समुदायों के, देशों के, संस्थाओं के ध्वज अपने अपने हो सकते हैं, किंतु राष्ट्रध्वज पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ही ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं, और वह विशिष्ट है। और हम सब किसी भी राज्य से संबद्ध हों, किसी भी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हों, हमारी मातृभाषा कोई भी हो, हम सब राष्ट्रध्वज का सम्मान उसी तरह से करते हैं, एक ही स्वर में, एक ही सुर में। इसी प्रकार शासन और विधान में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा, जिससे प्रशासनिक समस्त कार्यों का निष्पादन होता है, निपटान होता है, उनमें सहायता मिलती है। इसको हम राजभाषा हिंदी कहते हैं, जो एक रूपता लिए रहती है, जिसका एक ही स्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर, प्रयोग के स्तर पर देखा जा सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि प्रशासनिक हिंदी ही कार्यालयी हिंदी है और इसी को राजभाषा हिंदी के रूप में स्वीकृति और मान्यता दी गई है। प्रशासन के अंतर्गत नियम होते हैं, कार्यविधियां होती हैं, कार्य प्रणालियां होती हैं, कार्य संबंधी ज्ञापन होते हैं, ये सब समाहित रहते हैं। राष्ट्रपति के आदेश होते हैं, अध्यादेश होते हैं। प्रशासन को अनुशासन, नियमन, जन कल्याण से संबंधित कार्यों की योजनाओं का क्रियान्वयन, इन सब को हम जोड़कर देखते हैं। कार्यान्वयन के संबंध और संदर्भ के साथ हम उसे देखते हैं। इसलिए प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कार्यविधियों से संबद्ध होता है। इसीलिए सभी मंत्रालय, विभाग, अधीनस्थ कार्यालय, संबद्ध शाखाएं, सरकारी बैंक, लिमिटेड कंपनियां, निगम कार्यालय और सहकारी बैंक, सरकारी नियंत्रण में कार्यरत स्वशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, शैक्षिक संस्थान, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब को देखें। सभी प्रशासनिक कार्यों और क्षेत्रों में ये संबद्ध रहते हैं, यानी हर एक व्यवस्था में प्रशासन संबंधी कार्य निष्पादित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समितियां और प्राधिकरण भी इसी के अंतर्गत आती हैं। प्रशासनिक या कार्यालयी भाषा के अनुप्रयोग विषयक प्रावधानों में या व्यवस्था के अंतर्गत 3 वर्ग सामान्यतः किए जाते हैं। क क्षेत्र, जहां सभी प्रांतों में, उन राज्यों में सामान्यतः हिंदी भाषा में ही अधिकांश या सर्व कार्यों का निष्पादन होता है, सब कार्य संपन्न किए जाते हैं, उन्हें क भाषा क्षेत्र कहते हैं। यानी भाषा का वो क्षेत्र जो क क्षेत्र है। भाषा को पूरे हमारे देश के भूगोल के आधार पर क, ख, ग 3 वर्गों में, 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। सुविधा की दृष्टि से यह वर्गीकरण किया गया,
जहां सभी कार्यों का निष्पादन हिंदी में होता है। उस राज्य में हर तरह के शासकीय प्रशासकीय कार्यों को हम हिंदी के माध्यम से संपन्न करते हैं, निष्पादित करते हैं, उन्हें क क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इन क्षेत्रों के सभी कार्यालय, वो सरकारी या राज्य स्तरीय हों, अगर केंद्र से पत्र व्यवहार करते हैं, केंद्र से आदान प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हिंदी की अनिवार्यता होती है। कंपनियां हैं, स्थानीय या केंद्रीय प्रशासन से पत्राचार अधिकांशतः हिंदी में ही किया जाता है, किया जाना चाहिए। ऐसा करने का आदेश और निर्देश भी है। न्यायालय, तहसील, नगर पालिकाएं, विद्युत बोर्ड, कलेक्ट्रेट, उनके कार्यालय, कानून की व्यवस्था, इन सब से संबद्ध जितने भी ऑफिस या कार्यालय हैं, उन सब का पत्र व्यवहार, टिप्पण या अन्य प्रकार के कार्य उनको हिंदी में ही किया जाना चाहिए। इस तरह का एक डायरेक्टिव, एक निर्देश का भाषा क्षेत्रों के लिए भारत सरकार का व्यवस्था का है। उस क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों के कार्यालयों से भी समस्त पत्र व्यवहार हिंदी में ही होता है। यदि वो पत्र व्यवहार केंद्र सरकार से हो रहा है तो वह हिंदी में अवश्य होगा। समस्त लेखा सामग्री, समस्त मोहरें या रबड़ स्टैंप, नाम की पट्टिकाएं, सभी प्रकार के आदेश पत्र, सभी प्रकार की नाम पट्टिकाओं के साथ साथ पते, प्रविष्टियां या लेटर हेड या बोर्ड या दिशा निर्देश के जो साइन बोर्ड हैं, वो सब प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं, कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आते हैं और उनका बाइलिंगुअल या द्विभाषिक होना अनिवार्य है। हिंदी की अनिवार्यता वहाँ रहती है। इन का क्षेत्र के अंतर्गत जिन राज्यों या शहरों की चर्चा हम करते हैं, उनमें बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और इसके साथ साथ केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप भी है, समूह, और हिंदी संघ राज्य क्षेत्रों को भी इसी में शामिल किया गया है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि क क्षेत्र एक क्षेत्र है जहाँ पर संपूर्ण कार्यों का निष्पादन हिंदी भाषा में होता है, होना चाहिए। इसी तरह ख क्षेत्र का भी वर्गीकरण करते हुए निर्धारण किया गया, जिसमें गुजरात शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, पंजाब है, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है, ये सब भी शामिल है। इनमें क्षेत्रीय भाषा और हिंदी दोनों के प्रयोग बाहुल्य को आधार बनाया गया है। यानी ये वो राज्य हैं जो कार्य निष्पादन करते हुए किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करें तो हिंदी के साथ साथ वो अपनी भाषा, वहाँ की भाषा के प्रयोग की भी मदद ले सकते हैं। ग क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र समाहित किए गए हैं। ये सभी हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्र हैं। इन सब में हम दक्षिण भारत के या नॉर्थ ईस्ट के, इस तरह के जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, वहाँ की भाषा को, वहाँ की कार्यपद्धति को ध्यान में रखकर इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। प्रशासनिक हिंदी सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली पर आधारित है और सरकार कोई मूर्त सत्ता नहीं होती, वह एक अमूर्त व्यवस्था होती है। इसलिए सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी अधिकार विशेष के कारण संपन्न होता है, ऐसा नहीं है। वो व्यवस्था के कारण निबद्ध होता है, आबद्ध होता है। अधिकारी समूह के होते हैं और ये सरकारी अधिकारी सरकारी तंत्र में अलग अलग स्तर पर वर्गीकृत होते हैं। इसीलिए कार्यालयी हिंदी के प्रयोग में, उसकी संरचना में कोई वास्तविक कर्ता प्रकट रूप से उपस्थित नहीं होता, उसका लोप रहता है, वो लुप्त रहता है। और इसीलिए हमने प्रारंभ में कहा था कि पैसिव वॉइस में कार्यालयी भाषा जो है वो उसकी संरचना तैयार की जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे
आज्ञा दीजिए। नमस्कार।